हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ठोस, द्रव, गैस का बेसिक बात सीखे थे। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का कोई प्रकार नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। क्रिस्टलीय जालक देख लिया था, जालक बिंदु देख लिया था, और कुछ ज्यामितीय संरचनाएं हम लोगों ने देखा था और उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी किया था। तो आज हम लोग को पढ़ना यूनिट सेल एकक कोष्ठिका। क्या पढ़ना है? एकक कोष्ठिका। तो आप देखो, कोशिका की तरह ही एकक कोष्ठिका होता है। कोशिका सेल हमारा शरीर का सबसे छोटा कण क्या है? कोशिका है, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो उसी तरह से किसी भी ठोस का सबसे छोटा कण को यूनिट सेल, एकक कोशिका, और हमारे शरीर के सबसे छोटे कण को सिर्फ सेल यानी कोशिका। तो क्या है? किसी भी ठोस का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसमें उस ठोस के सारे गुण मौजूद हो, तो उस सूक्ष्मतम कण को हम लोग एकक कोशिका कहते हैं। यानी हमारे शरीर के लिए कोशिका, तो किसी ठोस के लिए वही क्या हो गया? एकक कोशिका। एकक कोशिका का और क्या महत्वपूर्ण गुण है कि वो तो ठोस का सबसे सूक्ष्मतम गुण है, सबसे सूक्ष्मतम कण है। बहुत सारे एकक कोशिका को अगर मिला दोगे तो फिर से वही संपूर्ण ठोस का निर्माण कर देगा। हमारा शरीर भी कैसे बना है? बहुत सारे सेल को मिलाए हुआ, लाखों करोड़ों सेल मिलकर के ये शरीर तैयार हुआ है। तो ठोस भी कैसे तैयार होगा? बहुत सारे लाखों करोड़ों सूक्ष्मतम कण यानी एकक कोशिका को मिला दीजिएगा तो ठोस तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं एकक कोशिका से, है ना? तो हम लोग का आज टॉपिक है एकक कोशिका। यूनिट सेल किसी भी ठोस का अत्यंत सूक्ष्मतम कण जिसमें उस ठोस के सारे गुण उपस्थित हों, उसे क्या बोलेंगे? एकक कोशिका। किसी भी ठोस का सबसे छोटा कण जिसमें उस ठोस के सारा गुण मौजूद हो, एक भी लैप्स न करे। कहने का मतलब उस सूक्ष्मतम कण को बार बार रिपीट करिएगा, पुनरावृत्तित करिएगा, तो फिर से हमको वो कंप्लीट संपूर्ण ठोस वापस मिल जाएगा। क्योंकि वो ठोस तो उसी कण से बना हुआ है ना, वो कण तो उसी ठोस का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी भी ठोस का सूक्ष्मतम कण जिसमें उस ठोस के सारे गुण उपस्थित हों, उस ठोस के सारे गुण उपस्थित हों, उसे एकक कोशिका कहते हैं। क्लियर? या आप कह सकते हो क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई है, तो सूक्ष्मतम इकाई ही ना। क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार रिपीट होकर, पुनरावृत्तित होकर किसी दिए गए पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, उसे एकक कोशिका कहते हैं। दूसरा परिभाषा इसका क्या लिख सकते हो? क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई, नोट करिए, या क्रिस्टल
जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार पुनरावर्तित होकर किसी दिए गए बार बार पुनरावर्तित रिपीट होकर किसी दिए गए पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, पूरी तरह से ठोस का निर्माण कर देगा। किसी दिए गए पदार्थ की संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है। क्रिस्टल का निर्माण करती है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। पहला डेफिनेशन आसान है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो यूनिट सेल एकक कोष्ठिका समझ में आ गया। किसी भी ठोस का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसमें उस ठोस के सारे गुण मौजूद हो, या कहिए कि वैसा सूक्ष्मतम कण जिसको बार बार रिपीट करने पर संपूर्ण ठोस संपूर्ण पदार्थ का निर्माण फिर से किया जा सकता है। अब एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार, एकक कोष्ठिका कितने तरह के होते हैं? तो एकक कोष्ठिका मुख्यतः दो तरह के होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है एकक कोष्ठिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका, जिसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा होता है गैर आद्य के एकक कोष्ठिका। गैर आद्य एकक कोष्ठिका क्या हो जाएगा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो शुरू करते हैं हम लोग आद्य एकक कोष्ठिका से। नोट कर लीजिए। तो आद्य एकक कोष्ठिका से हम लोग स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आद्य एकक कोष्ठिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल।
ये कहता है कि ऐसा एकक यूनिट सेल है जिसके हर एक कोना पर परमाणु होगा, उसके अलावे कहीं पर नहीं होगा। जितने कॉर्नर होंगे यूनिट सेल के, जितने कोना होंगे एकक कोशिका के, सारे कोना पर एटम्स होंगे, परमाणु होंगे। तो उस तरह के एकक कोशिका को आद्य एकक कोशिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो क्या कहता है, देखिए पहले इसका फिगर देखिए। ये कोई यूनिट सेल है, एकक कोशिका। यूनिट सेल इसी तरह का होता है। ये कोई एकक कोशिका, ये आद्य एकक कोशिका कब होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल कब होगा, जब इसके हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम होंगे, हर एक कोना पर एक एक परमाणु होगा। तो देखिए ये कॉर्नर है, ये कोना है, ये कोना, 8 कोना होते हैं। 8 कोना पर एक एक एटम होगा, एक एक परमाणु होगा, तो उसको हम लोग आद्य एकक कोशिका कहेंगे। यानी क्या कहता है कि जब अवयवी कण मतलब जिससे वह ठोस बना है, परमाणु हो सकता है, परमाणु ही रहेगा। जब अवयवी कण किसको कहेंगे, परमाणु होगा, यहां पर एटम होगा, कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित हों, कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित हों, कोशिका के केवल कॉर्नर पर, तो उसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं। इसके अलावा और कहीं पर नहीं होना चाहिए। परमाणु के कहां पर होना चाहिए, केवल कोना पर, कोना के अलावा और कहीं पर परमाणु नहीं होना चाहिए, तो उसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं। आद्य एकक कोशिका कहते हैं। इसके अलावा और कहीं पर परमाणु नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई आंतरिक बिंदु नहीं होता, माने कहीं पर अंदर में कोई बिंदु नहीं है जहां पर अवयवी कण हो सकते हैं। तो एकक कोशिका में, आद्य एकक कोशिका में क्या कोई आंतरिक बिंदु नहीं होता, कोई आंतरिक बिंदु नहीं होता है। अब देखिए आद्य एकक कोशिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसी को हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इसी आद्य एकक कोशिका को आगे हमेशा हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे, एससीसी से। आद्य एकक कोशिका को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी, और किससे सूचित करेंगे, एससीसी से। तो आगे हमेशा उसको सूचित करेंगे एससीसी से। और ये हो गया हमारा आद्य एकक कोशिका। अब आद्य एकक कोशिका को विस्तृत से पढ़ते हैं, यानी एससीसी को। तो नेक्स्ट हेडिंग में दे रहा हूं, एससीसी का विस्तृत अध्ययन। एससीसी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला उप सह संयोजन संख्या, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, बताते हैं। अभी पहला हम लोग को पढ़ना है उप सह संयोजन संख्या। उप सह संयोजन संख्या क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर।
उप सह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे CN से। बार बार कितना लिखेंगे, उप सह संयोजन संख्या। तो कहता है किसी भी परमाणु के पड़ोसी में और कितने परमाणु होंगे, उसी को उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। मान लीजिए कि मैं एक परमाणु हूं, मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में रहता हूं मान लीजिए, तो मेरा पड़ोसी जो होगा वो कनॉट प्लेस इलाके वाला ही ना होगा। मेरा पड़ोसी गुड़गांव वाला तो होगा नहीं, मेरा पड़ोसी नोएडा वाला होगा नहीं, गाजियाबाद वाला होगा नहीं, फरीदाबाद वाला होगा नहीं। तो मेरा पड़ोसी जब भी होगा तो दिल्ली के कनॉट प्लेस वाला होगा। तो पड़ोसी का भी एक रेंज होता है। आप पटना वाले लोग को कनॉट प्लेस का पड़ोसी तो कह नहीं सकते हो। तो एक एटम के पड़ोस में और कितने एटम हैं, उसी पड़ोस वाले एटम की संख्या को उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। तो देखते हैं पहले परिभाषा क्या कहता है। परमाणु को हम लोग गोला से डिनोट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। तो यदि परमाणु को गोलों के रूप में प्रदर्शित किया जाए, ये है गोलों के रूप में प्रदर्शित, ये परमाणु है ये भी। तो यदि परमाणु को गोलों के रूप में प्रदर्शित किया जाए, परमाणु को गोलों के रूप में प्रदर्शित किया जाए, तो किसी विशेष गोले के सन्निकट, तो किसी कोई एक ले लीजिए, कोई एक गोला, किसी विशेष गोले के सन्निकट उपस्थित अन्य गोलों की संख्या को उप संयोजन संख्या कहते हैं। उपस्थित अन्य गोलों की संख्या को उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। मतलब एक एटम के नजदीक में और कितने एटम हैं। तो इसका उप सह संयोजन संख्या कितना होगा, SCC का, आद्य एकक कोष्ठिका का। सब जगह SCC ही लिखा रहेगा, आपको भी यही लिखना, पूरा आद्य एकक कोष्ठिका लिखने की जरूरत नहीं है। SCC का उप सह संयोजन संख्या कितना होगा, तो कैलकुलेट करिए। कोई एक परमाणु लो, इसके पड़ोस में कितने परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, टोटल 8 है, इसके पड़ोस में आपको 7 दिखाई दे रहे हैं, इसको छोड़िएगा ना। और इस परमाणु से ना इसका दूरी काफी ज्यादा हो जाता है, जो पड़ोसी से बाहर हो जाता है। ये कनॉट प्लेस में है तो ये चला गया आपको अलीगढ़ में, तो ये पड़ोसी नहीं रहा। ये तो खुद है, इसी का चारों तरफ देख रहे हैं, ये इसका पड़ोसी नहीं है। तो अब कितने पड़ोसी इसके बचे, 6 बचा। अगर कोई और ये लीजिएगा, इससे इसका दूरी काफी ज्यादा, ये लीजिएगा इससे इसका दूरी काफी ज्यादा, ये लीजिएगा तो इसका दूरी काफी ज्यादा। तो जिसका दूरी ज्यादा वो पड़ोसी तो हो नहीं सकता है। तो आद्य एकक कोष्ठिका का उप सह संयोजन संख्या 6 होता है। उप सह संयोजन संख्या SCC का 6 होता है। नोट करिए। तो आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। देखिए
पहला बात हो गया उप संयोजन संख्या। दूसरा बात करेंगे रैंक का। रैंक को इंग्लिश में भी रैंक ही बोलते हैं और सूचित किससे करते हैं? जेड से। कहता है किसी जालक में उपस्थित एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या को रैंक कहते हैं। किसी जालक में उपस्थित एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या को रैंक कहते हैं। किसी जालक में उपस्थित एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या को रैंक कहते हैं। अब है कि रैंक को निकालेंगे कैसे? एससीसी का आद्य एकक कोष्ठिका का रैंक कितना होगा निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए टोटल कितने कोना है इसमें, इस एकक कोष्ठिका में यूनिट सेल में कितने कॉर्नर हैं? 8। एक कॉर्नर पर टोटल का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? टोटल का कितना सहभागिता होगा? 1/8। टोटल 8 कॉर्नर हैं, एक का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। 8 का कंट्रीब्यूशन कितना? एक का 1/8 है तो 8 का 8 गुने 1/8 या 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 ऐसे 8 बार करिएगा तो 1/8 इंटू 8 यानी एससीसी का आद्य एकक कोष्ठिका का रैंक कितना हो गया? 1। तो एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर कि कॉर्नर के कारण सहभागिता में 1/8 से गुना करेंगे। कॉर्नर के कारण सहभागिता में कितना से? 1/8 से। क्लियर? जब भी कॉर्नर के कारण हो। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा हम लोग को स्टडी करना है समीपस्थ पड़ोसी कण दूरी तथा परमाणु की त्रिज्या में संबंध। समीपस्थ पड़ोसी कण दूरी जिसको हम ए मान ले रहे हैं तथा परमाणु की त्रिज्या में संबंध। दोनों में क्या संबंध होगा? परमाणु का त्रिज्या r। तो ये घन है, यूनिट सेल एकक कोष्ठिका घन के आकार का है। तो इस ये 3 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में लाइएगा तो स्क्वायर का रूप ले लेगा, वर्ग का। हर एक कॉर्नर पर एटम है, यहां भी रखिए। अब देखिए भुजा की लंबाई a है, ये दोनों त्रिज्या है r r। तो फिगर से क्या लग रहा है? a = 2r या r = a/2। ये भी संबंध आ गया। a और r में रिलेशन दिया गया, a = 2r या r = a/2। नोट कीजिए। तीन बात हो गया। चौथा संकुलन क्षमता, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। चौथा बात इसी का संकुलन क्षमता, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे। पीएफ से डिनोट करेंगे, ऐसे ईटा से भी डिनोट किया जाता है, पीएफ से चाहे ईटा से।
तो सबसे पहली बात कि इसका परिभाषा जानना पड़ेगा कि संकुलन क्षमता क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो कुल उपलब्ध स्थान, जितना जगह है पूरा मेरे पास, कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित रहता है, जो एटम्स के द्वारा घेरा हुआ रहता है। मेरे शरीर का कुल उपलब्ध स्थान क्या है, पूरा बॉडी, ये शर्ट जो कपड़ा हम पहने उसको मान लीजिए कण, ये सब कपड़ा इसको घेर लिया, यही सब पैकिंग फ्रैक्शन। ये पैकिंग फ्रैक्शन में नहीं आएगा क्योंकि इस पर कपड़ा नहीं है, ये पैकिंग फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इस पर कपड़ा नहीं है। तो जितना दूर ढका हुआ जगह है, कुल जगह का कितना जगह ढका हुआ है, कवर किया हुआ है, उसी जगह को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझिए, कुल जगह का कितना जगह है घेरा हुआ है, छेका हुआ है, कवर किया हुआ है, उसी को पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन क्षमता कहते हैं। तो कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित रहता है, जो कणों द्वारा संपूरित रहता है, उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता कहते हैं। अब संकुलन क्षमता निकालते कैसे हैं, तो अभी किसका निकालना है, आधे का कोष्ठिका का, एससीसी का। तो हम लोग को क्या निकालना है, एससीसी का संकुलन क्षमता, पीएफ से डिनोट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है U/V गुना जेड। U क्या है, एकक कोष्ठिका का आयतन। U क्या है, एकक कोष्ठिका नहीं, परमाणु, गोले का आयतन। U क्या है, परमाणु जिसको गोला से सूचित किए हैं, उसी का आयतन है ये, गोले का आयतन। V क्या है, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। और Z आपको मालूम है क्या है, रैंक। तो वैल्यू पुट करिए, U गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। जेड एससीसी के लिए हम लोगों ने कितना निकाला, अभी 1 कैसे आया था, 1/8 इंटू 8। और V के जगह पर यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका, घन के आकार का होता है, तो घन का आयतन होता है a क्यूब। क्या लिख सकते हो, 4 पाई r क्यूब अपॉन 3। अभी हम लोगों ने a और त्रिज्या के बीच में रिलेशन निकाला था, संबंध, तो a इज इक्वल टू 2r। तो a की जगह क्या रख दीजिए, 2r। सॉल्व करो, 4 पाई r क्यूब अपॉन 3, 2 का क्यूब 8 r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कट गया, 4 से 8 दो बार में, तो कितना, π/6। π/6 को कैलकुलेट करोगे 0.52, प्रतिशत मिलाओगे तो 52%। तो हम लोग को क्या याद रखना है, एससीसी का संकुलन क्षमता कितना आया, एससीसी का संकुलन क्षमता यानी पैकिंग फ्रैक्शन, π/6 बराबर 0.52 बराबर 52%।
ये संकुलन क्षमता, यहीं पर रिक्तियां का बात कर लेते हैं, इससे मिलता जुलता है, छोटा बात ये हो भी जाएगा। पांचवा बात हम कर रहे हैं रिक्तियां का। रिक्तियां यानी वॉइड। ये तो घेरा हुआ जगह को बोलते हैं, कुपाई किए गए, कवर किए गए जगह को, जो घेरा नहीं गया था। देखिए ये हाथ पर कपड़ा नहीं है, चेहरे पर कपड़ा नहीं है, इसको रिक्तियां बोलेंगे। माने ऐसा जगह जहां पर परमाणु ना आया हो, परमाणु से खाली हो, उस पर परमाणु नहीं गया हो, उसको क्या बोलेंगे? रिक्तियां। तो संकुलन के बाद शेष रिक्त स्थान को रिक्तियां कहते हैं। संकुलन तो जितना घेरना था घेर लिया, जो बचेगा उसको रिक्तियां। तो क्या हो गया? संकुलन के बाद शेष रिक्त स्थान को रिक्तियां कहते हैं। है ना? तो कैसे निकलता है रिक्तियां? वही बोलते हैं ना, रिक्तियां का फॉर्मूला है 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन एससीसी का हम लोगों ने 0.52 निकाला, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 0.48, जिसको 48% कहते हैं। है ना? यानी हम लोग ध्यान रख सकते हैं एससीसी का रिक्ति या एससीसी का वॉइड कितना? 0.48 या 48%। ये रिक्तियां हो गया। एक बात और है, भी इसमें घनत्व का बात करना है, नोट कर लीजिए। तो घनत्व का भी बात करते हैं, नोट कर लिए। घनत्व, चाहे भी किसी भी एकक कोष्ठिका को घनत्व निकालना है, सबका फॉर्मूला सेम होगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? टी बराबर जेड रैंक हो गया, एम मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान एन नॉट, एवोगाड्रो संख्या इंटू भी, आयतन हो गया, डेंसिटी का यूनिट क्या? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को क्या लिख सकते हो? जेड इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए को सेंटीमीटर में लेना है, जहां जेड क्या है? रैंक, एम क्या है? आणविक द्रव्यमान, एन नॉट मालूम है, एवोगाड्रो संख्या जिसका वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 3, भी हो गया आयतन, और ए हो गया भुजा। भुजा क्या चीज में लेना है? सेंटीमीटर में। तो इससे हम लोग का डेंसिटी निकल जाएगा। ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, यानी आद्य एकक कोष्ठिका हो गया। अब दूसरी की ओर बढ़ते हैं आगे, नोट कर लीजिए। देखिए बी नंबर में दूसरा कौन जानना है? गैर आद्य एकक कोष्ठिका, इसी को क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल।
गैर आद्य एकक कोष्ठिका क्या कहता है कि हर एक कॉर्नर पर तो परमाणु होगा, हर एक कोना पर तो एटम होगा, लेकिन कोना के अलावा भी कम से कम एक जगह पर कहीं पर होना चाहिए। वो पूरे वस्तु का बिंदु हो या फलक पर हो, कहीं पर होना चाहिए। कॉर्नर पर तो रहेगा, कॉर्नर के अलावा भी कहीं पर अगर होगा परमाणु तो उस तरह के एकक कोष्ठिका को गैर आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी क्या हो गया, जब अवयवी कण परमाणु हो गए, जब अवयवी कण परमाणु कोष्ठिका के कोनों के अलावा भी कोष्ठिका के कोनों के अलावा भी किसी जगह पर उपस्थित हो तो उसे कोई जगह हो सकता है, फिक्स नहीं, कोना के अलावा, कोना पर तो रहेगा ही, किसी और भी जगह पर उपस्थित हो तो उसे गैर आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। गैर आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं, माने कॉर्नर के अलावा और कहीं पर होगा। तो गैर आद्य एकक कोष्ठिका मुख्यतः दो प्रकार के हैं। इसका प्रकार जान जाएंगे तो अपने आप गैर आद्य एकक कोष्ठिका हो जाएगा। तो क्या, गैर आद्य एकक कोष्ठिका दो प्रकार के होते हैं। गैर आद्य एकक कोष्ठिका दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। पहला कौन है? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, जिसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और किससे सूचित करेंगे? बीसीसी से। तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका किसको कहेंगे? तो ऐसा एकक कोष्ठिका जिसके कॉर्नर पर तो एटम होगा, कोना पर तो एटम होगा, इसके अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में भी एक एटम होता है, माने पूरे बॉडी के केंद्र पर भी एक एटम होगा। कॉर्नर के अलावा कहा, अंतः केंद्र पर एक एटम होगा। तो उस तरह के एकक कोष्ठिका को हम लोग बीसीसी कहेंगे। तो क्या हो गया? ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों में उपस्थित अवयवी कण यानी परमाणु कोष्ठिका के कोने में उपस्थित कणों के अतिरिक्त कोने में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में भी स्थित होता है।
अंतः केंद्र तो एक ही होगा, उसके अंतः केंद्र में भी स्थित होता है, तो उसे अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं या उसे बीसीसी कहते हैं। डायग्राम देखिए, ये कोई एकक कोष्ठिका है, लीजिए ये कोई एकक कोष्ठिका, तो कोना पर तो एटम रहेगा ही रहेगा, इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब चूंकि बीसीसी का बात कर रहे हैं तो अंतः केंद्र ये रहा, बॉडी सेंटर पर एक एटम होगा, यही बीसीसी है, कॉर्नर क्लब अंतः केंद्र, इसी को अंतः केंद्र बोल रहे हैं, पूरे बॉडी का सेंटर केंद्र। तो बीसीसी का विस्तृत अध्ययन करते हैं, यहां पर से शुरू कर देते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या हो गया, बीसीसी का विस्तृत अध्ययन। डिटेल में सीख लेते हैं बीसीसी, जैसे एससीसी सीखे। सबसे पहला बात, उप सह संयोजन संख्या। उप सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको, परिभाषा मालूम है, एक एटम के पड़ोस में और कितने एटम हैं, एक परमाणु के पड़ोस में कितने और परमाणु है। इसमें देखिए ये तो सेंटर पर है, केंद्र पर है, इससे सारे एटम का दूरी बराबर होगा, तो सारा इसका पड़ोसी होगा। तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का उप सह संयोजन संख्या 8 होगा। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8, पहला बात। अच्छा, किसी के मन में आएगा कि सर हम इसके चारों तरफ देखेंगे, तो देखिए कोई बात नहीं, लेकिन जिस एटम के चारों तरफ सबसे ज्यादा पड़ोसी है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। दूसरा क्या निकालना है, रैंक। तो देखो कॉर्नर के कारण तो 1/8 से डिवाइड करते ही थे, 8 कॉर्नर है, 1/8 से मल्टीप्लाई किए हैं, और अंतः केंद्र के कारण एक अकेला है ना, तो सिंपली 1 जोड़ देंगे, तो 8 × 1/8 + 1, यानी बीसीसी का रैंक कितना आ गया, 2। नोट करिए, तो भुजा और त्रिज्या के बीच में संबंध निकालते हैं। देखिए तीसरा, बीसीसी में ही क्या जानना है, समीपस्थ पड़ोसी कण दूरी तथा परमाणु की त्रिज्या। समीपस्थ पड़ोसी कण दूरी तथा परमाणु की त्रिज्या, जिसको रेडियस कहेंगे, आर से सूचित करेंगे, में संबंध। ये सब में क्या संबंध होगा, चलिए इसको मैं समझाता हूं, फिगर को अच्छे से देखना होगा आपको इसके लिए। ये बीसीसी का हम फिगर बना रहे हैं। क्या कहता है, हर एक कॉर्नर पर एटम होना चाहिए, दे दीजिए। इस कॉर्नर पर भी होगा, इस कॉर्नर पर भी होगा, सारे 8 कॉर्नर है, 8 एटम आएगा अंतः केंद्र पर। ये रहा अंतः केंद्र पर, केंद्र को O मान लीजिए। अब थोड़ा सा नामकरण करिए, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। B से C को मिलाते हैं, विकर्ण हो गया।
तो अगर ए बी सी त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज ए बी सी में देखो ए बी और ए सी तो भुजा है ये घन का, अब भुजा की लंबाई को ए मान लेते हैं, ए बी बराबर ए सी हो गया ए। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से BC बराबर वर्गमूल किसका, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो BC बराबर दोनों A है ना, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो √2A आ गया BC बराबर। अब BC बराबर √2 आ गया तो B से इस पॉइंट को D मान लो, मिला दो। तो अब बात करेंगे त्रिभुज BDC में, किस त्रिभुज में बात करेंगे, BDC में, त्रिभुज BDC में देखिए CD भुजा है, तो A है हमारा CD, लेकिन BC हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, √2 है। तो यहां भी पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिल रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिल रहा है, विकर्ण यह हो गया BD बराबर √CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। CD का वैल्यू कितना है A और BC का वैल्यू √2A, तो √2A का स्क्वायर। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर बराबर, यानी BD बराबर हम लोग का आ गया √3A। इसको मान लीजिए समीकरण 1। लेकिन चित्र से क्या देख रहे हो, इस सर्किल का रेडियस R, इस सर्किल का रेडियस इधर R, इस सर्किल का रेडियस R। चित्र से क्या दिखाई दे रहा है, BD 4R के बराबर है। चित्र से हम लोग को क्या मिल रहा है, BD बराबर 4R। इसको समीकरण 2 मान लो, दोनों बराबर है, दोनों BD के बराबर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से क्या मिल गया, 4R बराबर √3A, यानी R बराबर √3A/4 या A बराबर 4R/√3, यही ना, रेडियस और भुजा में संबंध आ गया। नोट कर लीजिए। तो संकुलन क्षमता निकालते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये हमारा रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन हो गया, भुजा और त्रिज्या में। भुजा किसका, यूनिट सेल का, त्रिज्या किसका, परमाणु का। ये तीसरा पॉइंट थोड़ा सा बड़ा था। अब BCC का संकुलन क्षमता, फोर्थ पॉइंट क्या है, संकुलन क्षमता। BCC का ही बात कर रहे हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है, डेफिनेशन का चर्चा हो गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन U/V × Z, U के जगह क्या रखोगे, 4/3πr3, Z निकाले हो 2, अब V के जगह AQ, यही ना, ये क्या हो जाएगा 8πr3/3 AQ। A के जगह क्या रखेंगे हम लोग, अभी निकालो, 4R बराबर √3A, A बराबर 4R/√3 का होल क्यूब। तो कैलकुलेट अगर करेंगे तो 8πr3, 4 का क्यूब 64, R3 और नीचे √3 का क्यूब 3√3, 8, R3 गया तो क्या हो जाएगा √3π/8। कैलकुलेट कर लोगे, इसका वैल्यू 0.68 या 68% आएगा। यानी क्या ध्यान रखना है,
बीसीसी का संकुलन क्षमता पैकिंग फ्रैक्शन √3π/8 जिसका वैल्यू 0.68 यानी 68% है। रिक्तियां का बात कर लेते हैं 5वां नंबर में, इधर कर लें। 8 में से पैकिंग फ्रैक्शन घटेगा तो रिक्तियां आ जाएगा, रिक्तियां वॉइड, वॉइड बराबर 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, तो 1 माइनस 0.68 कितना 0.32 या 32%। छठा बात हम लोग को घनत्व का करना है। किसका करना है? घनत्व का। डेंसिटी का फॉर्मूला सबके लिए सेम होता है, D बराबर ZM बटा M0 इंटू V ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या D बराबर ZM बटा M0 इंटू A क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। A क्या चीज में है? सेंटीमीटर में लेना है। ये आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। नोट कर लीजिए। चलिए अब अब अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की ओर। क्या है टॉपिक हम लोग का? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में FCC। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका क्या होता है? जिसमें एकक कोष्ठिका के हर एक कॉर्नर पर परमाणु होंगे, अवयवी कण होंगे हर एक कोना पर, और कोना के अलावे हर एक फलक के केंद्र पर भी परमाणु होंगे। कहां कहां होगा? हर एक कोना पर और हर एक प्रत्येक फलक के केंद्र पर। तो क्या कहता है? ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कण के अतिरिक्त, कोना पर तो है ही, इसके अलावे भी होता है। कहां पर? उपस्थित अवयवी कण के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें कोना पर तो अवयवी कण होता ही है, कोना के अलावे हर एक फलक के केंद्र पर, फेस के सेंटर पर। देखिए डायग्राम, फलक केंद्रित
एकक कोष्ठिका का, एफसीसी का। देखिए हर एक कॉर्नर पर है, ये रहा, और हर एक कोना पर हो गया। हर एक फलक के केंद्र पर एक फलक ये रहा, एक फलक, एक फलक, एक फलक, 4 फलक, ये 5वां फलक, और पीछे डॉटेड लाइन से हम डॉटेड पॉइंट से 6ठा फलक के केंद्र वाला दिखा दिए। तो हर एक कोना पर और हर एक फलक के केंद्र पर अवयवी कण है, परमाणु है, तो इसको हम लोग फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। अब एफसीसी का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का। एफसीसी का विस्तृत अध्ययन। तो सबसे पहला बात क्या, उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका 12 होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अवयवी कण के चारों ओर नजदीक में उसके पड़ोस में 12 अवयवी कण होंगे। ऐसे ध्यान रखना है कि फलक केंद्रित एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या 12 होते हैं। दूसरा बात हम लोग किसका करेंगे, रैंक का। रैंक देखिए केंद्र पर तो है ही, तो केंद्र के कारण 1/8 से गुणा करते हैं, और फिर फलक के कारण 1/2 से कितने फलक होते हैं, 6, 1/8 इंटू 8 1, 1/2 इंटू 6 3, तो जोड़ने पर एफसीसी का रैंक कितना आ गया, 4। नोट करिए, तो भुजा और त्रिज्या में संबंध निकालते हैं, नोट कर लीजिए। तीसरा बिंदु क्या है हम लोग का, समीपस्थ पड़ोसी कण दूरी। तीसरा हो गया समीपस्थ पड़ोसी कण दूरी एवं परमाणु के त्रिज्या में संबंध। परमाणु के त्रिज्या में संबंध, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसको आर से डिनोट कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। देखिए एक डायग्राम हम बना रहे हैं, ये फलक केंद्रित में हर एक कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे एटम, इतने का हमारा जरूरत पड़ेगा, तो पूरा दिखाने की जरूरत क्या है, बस यहां से यहां हम लोग मिला दें डॉटेड लाइन से। नामकरण कर दीजिए, इस पॉइंट का नाम ए दे दीजिए, सेंटर ओ है, इस पॉइंट का नाम बी और इसका सी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ए बी भुजा है और बी सी भी घन का भुजा है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, ये मिलेगा, जो भी कर्ण है AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर रूट, और दोनों का वैल्यू A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट 2A स्क्वायर तो रूट 2A, यानी हम लोग के पास क्या आ गया, AC इज इक्वल टू रूट 2A। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखो चित्र से क्या देख रहे हो, AC किसके बराबर,
एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर और ये चौथा आर। चित्र से हमको क्या मालूम पड़ रहा है? AC बराबर 4R। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा? √2A बराबर 4R, यानी A बराबर क्या लिख सकते हो? 4R बाई √2A, या R बराबर √2A बाई 4। ये हो गया समीपस्थ पड़ोसी कण और त्रिज्या के बीच में संबंध। नोट कीजिए। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, संकुलन क्षमता निकालेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। तो चौथा बिंदु है हम लोग का फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में FCC में संकुलन क्षमता निकालने का। क्या निकालने का? संकुलन क्षमता। चौथा नंबर, जिसको पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन क्षमता, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? फॉर्मूला आपको मालूम है संकुलन क्षमता का, U बाई V इंटू जेड। U परमाणु का आयतन होता है अभिकण का, और परमाणु का आकार गोलाकार माना जाता है, और गोलाकार का आयतन 4/3πr³। जेड हम लोगों ने निकाला 4 और V के जगह पर AQ। सॉल्व कीजिए। 16πr³ और A के जगह अभी रिलेशन हम लोग लाए हैं 4R/√2, 4R/√2 का होल क्यूब बराबर 16πr³/3, 64R³ इंटू √2 का क्यूब 2√2, 16 दूनी 32 दूनी 64, R³ से R³ तो क्या हो जाएगा? √2π/6, और √2π/6 को डिवाइड कर सकते हो। पाई का वैल्यू कितना? 3.14। इसको डिवाइड करिएगा तो 0.74 यानी 74% आ जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? FCC का संकुलन क्षमता, पैकिंग फ्रैक्शन कितना? √2π/6 या 0.74 या 74%। पांचवा बात, इसका रिक्तियां, वॉइड का बात कर लेते हैं। रिक्तियां, वॉइड का फॉर्मूला मालूम है। रिक्तियां बराबर 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन 1 माइनस 0.74, 0.26 यानी 26%। और छठा बात, FCC के घनत्व का कर लेते हैं। घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी तो सारे एकक कोष्ठिका का एक जैसा, D = Zm/n0 × V ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या Zm/n0 × A³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भुजा को सेंटीमीटर में लेना है। ये हो गया फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये हो गया। अब कुछ दो तरह के स्पेशल एकक कोष्ठिका होते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो दो अन्य प्रकार के एकक कोष्ठिका पर हम लोग चर्चा करते हैं। नोट कीजिए। चलिए, दो अन्य प्रकार के
एकक कोष्ठिका। दो अन्य प्रकार के एकक कोष्ठिका। पहला अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। पहला अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। तो अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होगा? कोना में तो अवयवी कण होगा ही होगा, कोना के अलावे किसी दो विपरीत फलक के केंद्र में भी अवयवी कण होगा। कॉर्नर के अलावे किसी दो विपरीत फेस के सेंटर पर भी एटम होगा। कोना पर तो होगा अवयवी कण या एटम कहिए उसको, और किसी दो अपोजिट फेस पर विपरीत फलक के केंद्र पर भी परमाणु होगा, तो उसको हम लोग अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। तो क्या कहता है? ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर एक एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में दो विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं। माने कोना पर होगा और किसी दो अपोजिट फेस पर, फलक पर। देखिए अभी हम दिखा देते हैं डायग्राम से। कोना पर तो होगा, आठों कॉर्नर पर होगा, और कोई दो अपोजिट फलक देख लीजिए, इसको और इसको देख लेते हैं। यही दो, या इसको देखते थे, ये दोनों केवल, या इसका और इसके पीछे वाला, वो दोनों पर केवल। इसका रैंक कैसे निकालोगे? कोना के कारण 1/8 × 8 और फलक के कारण 1/2 से गुना होता है। 6 फलक था एफसीसी में, तो 6 × 1/2 था। यहाँ इंड सेंटर में दो फलक पर केवल परमाणु है, तो 2 × 1/2, 1 + 1 2। तो अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रैंक कितना होगा? 2। एक और स्पेशल टाइप है जिसको भुजा केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। पहले इसको नोटा कर लो, तब उसको हम बात करेंगे। चलिए ये रहने देते हैं ना, थोड़ा थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो दूसरा कौन है? भुजा केंद्रित एकक कोष्ठिका, या इसी को बोलेंगे एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें कहां कहां एटम होंगे? तो कॉर्नर पर तो होगा, कोना पर होगा। यानी ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक एक अवयवी कण प्रत्येक भुजा पर होते हैं। एक एक अवयवी कण प्रत्येक भुजा के केंद्र पर होते हैं। एक एक अवयवी कण
प्रत्येक भुजा के केंद्र पर होते हैं। ये तो कॉर्नर पर हो गया, भुजा के केंद्र पर दिखाइए। 12 भुजा होते हैं ना, ये हम क्रॉस से भुजा के केंद्र पर दिखा रहे हैं। 12 भुजा के केंद्र पर क्रॉस से, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि वो भुजा के केंद्र पर है। तो देखिए रैंक निकालना है। कॉर्नर के कारण 1/8, फेस के कारण 1/2 और भुजा के कारण 1/4। 12 भुजा तो 12 गुने 1/4, तो क्या हो जाएगा 1 + 3, कितना हो गया 4। तो भुजा केंद्रित एकक कोष्ठिका का रैंक हो गया 4। नोट कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। तो अगले क्वेश्चन में इस पर बेस्ड हम लोग प्रश्न उत्तर का चर्चा करेंगे। थैंक यू।